हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में और 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, ये वीडियो उनके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2027 सामाजिक विज्ञान का एक प्रतिदृष्ट प्रश्न पत्र बताऊंगा और ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में सम्मिलित जितने भी क्वेश्चन हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड किए हुए हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको 95% लाने से कोई भी ना रोक पाए। प्यारे बच्चों, इस पूरी पेपर की सॉल्यूशन बताऊंगा मैं और आप एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह से आपको पेपर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। सबसे पहले पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आपका जो भी अनुक्रमांक है यहाँ पर उस अनुक्रमांक को यहाँ पे राइट कर लेना 10 अंक का। यहाँ पे आपका जो भी नेम है उस नेम को यहाँ पे राइट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, देखिए ये जो पेपर है कुछ इस तरह से आएगा। 2027 सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको इस पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है एंड जो पूर्णांक होता है वो 70 का होता है। यहाँ पे बच्चा दे रखा है, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। एंड यहाँ पे पहला कुछ निर्देश दे दिए गए हैं बच्चा, इस निर्देश को पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक एक निर्देश को पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को और इसके निर्देश को। यहाँ पे पहले निर्देश है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, यानी इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए सभी प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है। एंड यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि इस प्रश्न पत्र के आपको 2 खंड देखने को मिलेंगे, पहला खंड अ तथा दूसरा खंड ब देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे तीसरा निर्देश दे रखा है कि खंड अ में आपको 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको काला या चिन्हित करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ओएमआर भरने के लिए आपको जो है बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किस पेन का? बॉल पॉइंट पेन का। आप किसी भी तरह का जेल पेन बोर्ड एग्जाम में ओएमआर सीट को भरने के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि जेल जो होता है ओएमआर अलाउ नहीं करता है। और इसके बाद यहाँ पे पांचवा निर्देश है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तरक पत्रक पर ही उत्तर दे। ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना। आपको जो आंसर सही लगता है सिर्फ उसे ही ओएमआर शीट पर भरना है और सबसे पहले उसके निर्देशों को पढ़कर। यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चा ये उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि खंड ब में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए और जो प्रश्न आता है उस पर समय आपको कदापि नष्ट नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। आपको इस उत्तर पुस्तिका के जो आपको इस क्वेश्चन पेपर है इसके साथ आपको एक जो है मानचित्र मिलेगा, उस मानचित्र से संबंधित 10 अंक का क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान में आता है। यहाँ पे देखिए है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिख दिए गए। ये रहा बच्चा आपके कुछ निर्देश। ठीक है, अब आपके आते हैं खंड अ जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर बच्चा आपका आ जाता है खंड अ। खंड अ में आपको मिलता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको करना क्या होता है, इस बहुविकल्पी का आंसर ओएमआर शीट पे देना होता है और इसके लिए बोर्ड की तरफ से 1 आवर का समय मिलता है। आप इसे आधे घंटे में हल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें समय कम दोगे ना तो वर्णनात्मक में समय अधिक मिल जाता है। अब देखिए इसको हल कैसे करना। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट किया हुआ है एग्जाम में। तो हिटलर की थी, बिस्मार्क की थी, मुसोलिनी की थी, गैरीबाल्डी की थी। यहाँ पे जो पहला का ऑप्शन होगा ये बिस्मार्क की थी, यानी जर्मनी के एकीकरण में जो वहाँ का बिस्मार्क था इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा कि चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ था। चौरी चौरा का घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और इसका परिणाम क्या हुआ था। रॉलेट एक्ट पास हुआ था,
खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, साइमन कमीशन भारत आया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी इस चौरी चौरा की घटना से आहत हुए थे और अपने द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। 1875 में, 1878 में, 1880 में, 1885 ईस्वी में। तो ये बच्चा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। यानी कारण ला भी से कभी कभी पूछता है और कभी कभी कारण कानून भी पूछ लेता है, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारण ला हमने पढ़ा था, यहाँ पे कानून दे दिया। तो देखिए ला मतलब होता है कानून, ला जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द है, कानून हिंदी शब्द है। तो यहाँ पर है कृषि उत्पादकों में अधिकता की वजह से जो है समाप्त करना पड़ा, या जनसंख्या वृद्धि की वजह से, या कारण आयात पर नियंत्रण हेतु, या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों की विरोध करने पर इसे बंद किया गया। तो इसे समाप्त करने का सबसे मेन कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करना। ये उद्योगपति शहर इसका विरोध कर रहे थे, जिस वजह से कारण कानून को समाप्त करना पड़ा। पांचवा क्वेश्चन है बच्चा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था। यानी आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से माना जाता है। 1928, 1929, 1930, 1932 ईस्वी में। तो बच्चा 1929 ईस्वी में जो है आर्थिक महामंदी प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा को साझा करता है। बेल्जियम एक देश है और ये किस देश के साथ अपनी सीमा मतलब बॉर्डर को साझा करता है। इटली के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, यहाँ पे लग्जमबर्ग के साथ, या स्पेन के साथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लग्जमबर्ग के साथ। जो है बेल्जियम अपनी सीमा लग्जमबर्ग एक देश है इसके साथ शेयर करता है या साझा करता है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। व्यापार है, शिक्षा है, कृषि है, विदेशी कार्य है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा विदेशी कार्य जो है ये संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। यानी संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो स्थानीय निकायों में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश से वो जानते होंगे, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो समाजवादी पार्टी अभी के समय एक प्रमुख विपक्षी दल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का दबदबा खत्म है, कांग्रेस का भी खत्म है, बीजेपी तो जो है सरकार में है, और इसका विपक्षी जो सबसे मेन है वो समाजवादी पार्टी है। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी व्यवस्था है, इसमें जो है संविधान और कानून के हिसाब से देश चलता है, इसे कोई व्यक्ति नहीं चला सकता है। ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से कैसे अच्छी, जैसे कि कहीं कहीं राजाओं की व्यवस्था होती है, राजा जो कहेंगे वही होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो किताबों में लिखा, जो संविधान में लिखा, उसी से देश चलेगा और उसी को मानना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। ऑप्शन ये दे रखा है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए व बी दोनों, ठीक है, ये सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए व बी दोनों इसमें करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। बॉक्साइट है, जस्ता है, अभ्रक है, मैग्नीज है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अभ्रक जो है ना, ये एक क्या है, अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2010 में, 2001 में, 2005 में, 1990 ईस्वी में। तो ये बच्चे आपका 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। ठीक, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? परंपरागत मतलब जो पहले से विद्यमान है। सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। तो बच्चे यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको मिलेगा कोयला, जो पहले से ही प्रकृति में विद्यमान है। सौर ऊर्जा को तो मनुष्य बनाया है, ज्वारी ऊर्जा को भी मनुष्य उपकरण लगाकर प्राप्त करा है, पवन ऊर्जा भी एक उपकरण लगा के बाद में। लेकिन ये जो कोयला ये पहले से ही विद्यमान है। ज्वारी ऊर्जा जब ज्वार आए तब मनुष्य उससे ऊर्जा प्राप्त करना सीखा। ठीक है, सौर ऊर्जा जब सोलर बनाया तब, पवन ऊर्जा जब पवन चक्की बनाया तब। लेकिन कोयला हमारे प्रकृति में परंपराओं से है, तो इसे परंपरागत स्रोत कहते हैं, और ये सब गैर परंपरागत स्रोत है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक, राजपत्रित अधिकारी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो दैनिक कृषि मजदूर जो है ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, या खनिज तेल पाया जाता है? तो यहाँ पे थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो अभी जो आपका श्रीलंका है ना, इसकी स्थिति भारत से बेहतर है। किसके लिए? मानव विकास की दृष्टि से। इस मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर श्रीलंका की स्थिति है। तो 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1960 में, वर्ष 1989 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1995 ईस्वी में। तो यहाँ पे 18 का जो है सी 1991 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 19 नंबर देखते हैं कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक में। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलीदार फसल है? मोटे अनाज है, ज्वार है, दालें हैं, चावल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो दालें जो है ना, ये फलीदार फसल, क्योंकि दाल अरहर की हो गई, चाहे मूंग की हो गई, मसूर की हो गई, एक फली में होती है। यहाँ तक आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं और 1 घंटे का समय समाप्त हो गया। अब बच्चा आपका आता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक वन प्रश्न। वर्णनात्मक वन प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी? उदाहरण के द्वारा समझाइए। 4 अंक का क्वेश्चन है। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हैं। ये दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और उसके परिणाम क्या हुए थे उसके बारे में बताइए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां हैं कि वो जनता के लिए अच्छा कार्य करे और ऐसा माहौल बनाए कि दूसरी बार भी सरकार बना ले। अगर ये नहीं आता तो अथवा में वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों?
कोई 2 कारण इसके बारे में आप बताइए। 4 अंक का नंबर मिलेगा आपको। तीसरा दे रखा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 जिसमें 90 दिनों का कार्य दिया जाता है, जिसे आपके गांव में खंता कहते हैं, जिसके माध्यम से लाठों को, तालाबों को, पोखरों को पेड़ लगाना, ये सब आता है। ठीक है। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कि भारत में लौह अयस्क उत्पादक एवं वितरण का वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। अथवा भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए, 4 अंक इसके भी मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेकेंड आ जाता है वर्णनात्मक सेकेंड। वर्णनात्मक सेकेंड में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपके प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना है। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको इसके 6 अंक मिलेंगे। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण बताइए। असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाए थे, कब चलाए थे, डेट आपको बताना है और इसके 2 कारण आपको बताना है। और इसमें है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इनके 4 कारण का उल्लेख करना है। 6वां नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इसके, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में और हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 70 से लेकर 60% तक रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 6वां क्वेश्चन कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, 6 अंक मिलेंगे। अथवा बेल्जियम वाला नहीं आता तो भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए, 6 अंक इसके मिलेंगे। 7वां है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए, 6 अंक मिलेंगे। अथवा आपको इसको नहीं आता तो जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसके लिए आपको बच्चा 6 अंक मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पेपर इस गेस्ट पेपर का आप तैयार कर लेना। ठीक है। विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, 6 अंक मिलेंगे इसके। ठीक है। वर्णनात्मक सेकेंड वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के आते हैं और वर्णनात्मक फर्स्ट वाले 4 अंक के आते हैं। अब इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, इसमें ये आता है आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 9A तथा 9B दे रखा है। यहाँ पे देखिए दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको आधा आधा अंक निर्धारित है। यहाँ पे कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो बच्ची भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1920 में हुआ था, ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है वहाँ पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपका मद्रास चेन्नई जिसे कहते हैं चेन्नई नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है। तीसरा दे रखा कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हत्याकांड हुई थी। ये हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल 1919 में कहाँ पे हुई थी, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुई थी। कितने बच्चे घूमने भी गए होंगे यहाँ पर जलियांवाला बाग में। चौथा है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। तो बच्चा ये जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद के खेड़ा नामक स्थान पे हुआ था। अब अहमदाबाद लिख देना, ठीक है, सीधा अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के खेड़ा नामक स्थान पे हुआ था। 5वां कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में चला गया हमारा। इसके बाद 9वें का बी है। 9वें का बी है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को निर्देशित चिन्हों द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब देखिए ये तो आपका जो है इतिहास से आता है और ये भूगोल से आता है। ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित दिखाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
तो देखिए जो नागार्जुन सागर बांध है आपको दिखाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, तभी तो आप दिखाओगे। तो ये देखिए जो नागार्जुन सागर बांध है बच्चा, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आप लिख लेना। हम आपको बता देते कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, दिखा देना। और ये कृष्णा नामक नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। अब इसके बाद दूसरा है कि चाय उत्पादक किसी एक राज्य को इस चिन्ह द्वारा नाम से दिखाइए। तो चाय के लिए आपका आसाम काफ़ी फेमस है। ठीक है, असम जो है ये काफ़ी, दार्जिलिंग वगैरह भी, लेकिन असम सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यहाँ की चाय फेमस है। तीसरा है कि महाराष्ट्र की राजधानी को चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो महाराष्ट्र जो है मुंबई की राजधानी है, तो आपको यहाँ पे मुंबई लिख लेना है। ठीक है, इसको आपको नक्शे में भरना है। इसके बाद चौथा है कि बॉक्साइट उत्पादक किसी एक क्षेत्र को चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो बॉक्साइट जो है काफ़ी फेमस है, उड़ीसा इसके लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कि लौह एवं इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र को चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे भिलाई जमशेदपुर को आप दिखा सकते हो, किसको, भिलाई जमशेदपुर। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि राजस्थान की राजधानी को चिन्ह द्वारा नाम से। तो राजस्थान की जो राजधानी है ये जयपुर है। ठीक है, जयपुर जिसे पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की किसी एक नदी को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो गोदावरी या कावेरी जो कि दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, आप गोदावरी भी दिखा सकते हो और आप कावेरी भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी पेपर इस तरह से बच्चे यहाँ पे समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, यार, सखी सहेली में शेयर कर देना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। अगर इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख देना।